अगर मैं कहूँ कि भारत की सबसे बड़ी कैश डिलीवरी कंपनी ने हाल ही में जानबूझकर 700 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया। कोई भी आम इंसान नहीं सोचेगा कि भाई बिजनेस में इतना बड़ा रेवेन्यू कौन छोड़ता है। बिल्कुल, वो भी तब जब कंपनी की पहली छमाही काफी खराब रही हो। लेकिन एक्चुअली ये कोई गलती नहीं थी। राइट, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। हाँ, तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज के इस गहन विश्लेषण में हम CMS इन्फोसिस्टम्स के Q4 FY26 के नतीजों, उनकी अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट और स्क्रीनर डेटा का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मुख्य मकसद ये समझना है कि कैसे कागजी नोटों को ट्रकों में भरकर ले जाने वाली एक पारंपरिक कंपनी अचानक से खुद को एक बहुत बड़े AI और सर्वेलेंस एम्पायर में तब्दील कर रही है। एग्जैक्टली, हम समझेंगे कि उनके 11% CAGR ग्रोथ के असली कारण क्या है, वर्किंग कैपिटल का ये नया संकट क्या है, और सबसे बड़ी बात, संस्थागत निवेशक यानी FIIs लगातार शेयर क्यों बेच रहे हैं जबकि कंपनी खुद अपने शेयर वापस खरीद रही है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प डायनामिक है, क्योंकि यहाँ जो बात असल में चौंकाने वाली है वो ये है कि लोग अक्सर CMS को सिर्फ ATM में पैसे डालने वाली कंपनी समझते हैं। लेकिन अगर उनके हालिया कदम देखें तो कहानी कुछ और ही है। Q4 की जो शानदार रिकवरी है ना, वो सिर्फ किस्मत नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो 700 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को ना कहने के पीछे का जो अनुशासन था वही इनकी नई बुनियाद है। बिल्कुल। तो चलिए इसी खराब मौसम वाली बात से शुरू करते हैं, क्योंकि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही यानी H1 में कंपनी को लगभग 150 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का डेंट लगा था। हाँ, वो समय काफी मुश्किल था उनके लिए। मैंने जो डेटा पढ़ा है उसके मुताबिक उन्हें 3 बड़े झटके लगे थे। पहला, खराब मौसम और भू राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में कंजम्पशन अचानक गिर गई थी। राइट, खपत कम हो गई थी। और दूसरा था SBI के कैश आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में देरी। मतलब कंपनी ने इसके लिए पहले ही गाड़ियां खरीद ली थी, कर्मचारी रख लिए थे, लेकिन काम शुरू ही नहीं हुआ, जिससे सीधे तौर पर 100 करोड़ का नुकसान हुआ। हाँ, और तीसरा झटका था AGS नाम की एक कंपनी का बाजार से बाहर हो जाना, जिसका 30 करोड़ रुपए का असर इनके ATM सेगमेंट पर पड़ा। और यहीं पर हमें इनके बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी खामी समझनी होगी, जिससे वो अब तेजी से बदल रहे हैं। अच्छा, वो क्या? देखिए, पहले इनका ज्यादातर काम ट्रांजैक्शन फीस मॉडल पर होता था। बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर लोग ATM से ज्यादा बार पैसे निकालेंगे तो CMS की कमाई ज्यादा होगी। मेक सेंस। लेकिन अगर खपत गिरी और लोगों ने पैसे नहीं निकाले तो कमाई धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। पहली छमाही में बिल्कुल यही हुआ। आई गेट इट। उनकी गाड़ियां चल रही थीं, गार्ड्स को सैलरी जा रही थी, पेट्रोल चल रहा था, लेकिन क्योंकि ATM से ट्रांजैक्शंस कम हुए, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, मुझे इसे थोड़ा आसान करने दीजिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप हर फिल्म देखने का अलग से पैसा दे रहे हो, यानी पे पर व्यू। हाँ, सही एनालॉजी है। लेकिन कंपनी ने अब जो नई रणनीति अपनाई है वो फिक्स्ड फीस मॉडल है, जो एक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की तरह है। कोई ग्राहक फिल्म देखे या ना देखे, महीने के पैसे तो फिक्स हैं। एकदम सही। और यही सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने 700 करोड़ रुपए के सरकारी बैंक कॉन्ट्रैक्ट को सिरे से खारिज कर दिया। वाह, मतलब 700 करोड़? हाँ, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें 18.95 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन मिल रहे थे, जो कि इंडस्ट्री में अब तक का सबसे ज्यादा रेट है। फिर भी उन्होंने मना कर दिया? बिल्कुल। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि हमें ये अनिश्चितता नहीं चाहिए, हमें फिक्स्ड फीस चाहिए ताकि रेवेन्यू की विजिबिलिटी रहे। अपने रिसोर्सेज को इस तरह के अनिश्चित मॉडल में फंसाने से बेहतर था कि वो इसे नई तकनीक में लगाएं। और शायद इसी कड़े अनुशासन का नतीजा हमें Q4 में देखने को मिला, राइट? क्योंकि सर्विसेज रेवेन्यू पहली बार 609 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जो कि तिमाही दर तिमाही 6% की ग्रोथ है। हाँ, और उनका EBITDA मार्जिन भी 25.6% के शानदार स्तर पर आ गया। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है उनका नया ऑर्डर बुक। वो तो वाकई इंप्रेसिव है। I mean, SBI, ICICI और HDFC जैसे बड़े बैंकों से उन्हें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। यानी FY27 का उनका 85% रेवेन्यू पहले से ही सुरक्षित हो चुका है। यही वो बदलाव है जो बाजार असल में देखना चाहता था। फिक्स्ड फीस मॉडल की वजह से जब 2000 करोड़ का सिक्योर ऑर्डर बुक होता है तो वो कंपनी को एक लंबी सांस लेने का मौका देता है। स्थिरता आ जाती है। एग्जैक्टली। अब उन्हें हर महीने ट्रांजैक्शन वॉल्यूम गिनने की जरूरत नहीं है और इसी स्थिरता के आधार पर उन्होंने FY30 तक
11% CAGR की ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। पर एक सेकंड, ये 11% CAGR की ग्रोथ का आंकड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये आएगा कहाँ से? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि अगर मेट्रो शहरों को देखें तो हर कोई यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है, कैश तो लोग कम ही रख रहे हैं। तो फिर एटीएम मैनेजमेंट जो उनके बिजनेस का 58% है और रिटेल करेंसी लॉजिस्टिक्स जो 26% है, उसमें इतनी ग्रोथ कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, मेट्रो शहरों में डिजिटल पेमेंट्स जरूर हावी हैं, लेकिन टियर 3 और टियर 4 शहरों में आज भी नकद यानी कैश का ही राज है। अच्छा, मतलब ग्रामीण और छोटे शहरों में। हाँ, और सीएमएस का जो रिटेल 360 प्लेटफॉर्म है, वो इन्हीं इलाकों में तेजी से फैल रहा है। रिटेल 360, ये क्या है एग्जैक्टली? रिटेल 360 का मतलब है कि वे सिर्फ एटीएम तक सीमित नहीं है। वो बड़े रिटेल स्टोर्स, ज्वेलरीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ से भी रोज कैश कलेक्ट करके सीधे बैंक पहुंचा रहे हैं। ओह, आई सी। दूसरी बात, मार्केट में जो कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका फायदा भी इन्हें मिल रहा है। कैश लॉजिस्टिक्स में इन्होंने अपना मार्केट शेयर 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा लिया है। वाओ। और मैनेज सर्विसेज में तो ये 5वें नंबर से छलांग लगाकर सीधे तीसरे नंबर पर आ गए हैं। मैनेज सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर एफएसएस नाम की कंपनी का जो हालिया अधिग्रहण हुआ है 115 करोड़ रुपए में, वो बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। I mean, अगर मैं इसे एक बिजनेस स्ट्रैटेजी के नजरिए से देखूं तो ये सिर्फ 8000 नई एटीएम मशीनें खरीदने का सौदा नहीं है। ये असल में अपने प्रतिद्वंदी की दुकान खरीदकर उनके ग्राहकों की लिस्ट पर कब्जा करने जैसा है। मैं इसे थोड़ा और गहराई में जाकर समझाता हूँ। एफएसएस के अधिग्रहण का सबसे बड़ा फायदा मशीनें नहीं है, बल्कि एक्सेस है। एक्सेस मतलब नए बैंकों तक पहुंच। हाँ, पहली सीएमएस की पकड़ मुख्य रूप से बहुत बड़े बैंकों पर थी। एफएसएस के जरिए उन्हें मध्यम आकार के प्राइवेट बैंकों और क्षेत्रीय सरकारी बैंकों तक सीधी पहुंच मिल गई है। तो मार्केट बेस बड़ा हो गया। राइट। और अब जब ये एक्सेस मिल गया है तो असली खेल शुरू होता है क्रॉस सेलिंग का। क्रॉस सेलिंग मतलब उससे बेसिक कैश भरने की सर्विस नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। वे कहेंगे कि हमारे पास हॉकाई और एल्गो जैसे अत्याधुनिक एआई सॉफ्टवेयर हैं जो आपके एटीएम नेटवर्क को हैकर्स और चोरों से बचा सकते हैं। ओके, मुझे यहीं पर आपको रोकना होगा क्योंकि ये मेरे लिए इस पूरे विश्लेषण का सबसे पेचीदा हिस्सा है। अच्छा, क्या कंफ्यूजन है? I mean, एक कैश ट्रांसपोर्ट करने वाली, कैश वैन चलाने वाली कंपनी रातों रात एक अत्याधुनिक एआई सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे बन सकती है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मैं मानती हूँ कि टेक्नोलॉजी और पेमेंट सोल्यूशन सेगमेंट अब उनके कुल सर्विसेज रेवेन्यू का 16% हो गया है और उसमें 20% CAGR ग्रोथ की उम्मीद भी है। लेकिन क्या सच में ये तकनीक उनका सबसे बड़ा रक्षा कवच या जिसे इन्वेस्टर्स कंपेटिटिव मोट कहते हैं वो बन सकती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके पीछे सालों का निवेश है। हॉकाई विजन एआई प्लेटफॉर्म का ही उदाहरण लीजिए। हाँ, मैंने हॉकाई के बारे में पढ़ा था। आज ये प्लेटफॉर्म 50,000 से ज्यादा साइट्स की 24 घंटे निगरानी कर रहा और 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पार कर चुका है। 200 करोड़ सिर्फ एआई सर्विलियंस से? हाँ, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र यानी BFSI की विजन एआई बाजार में अकेले सीएमएस की 36% हिस्सेदारी हो गई है। दैट्स मैसिव। और इस मोड को और गहरा करने के लिए ही उन्होंने हाल ही में 75 करोड़ रुपए में सिक्योरेंस नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो सिक्योरेंस में ऐसा क्या खास है जो उन्होंने 75 करोड़ खर्च कर दिए? क्या उनके कैमरे ज्यादा बेहतर हैं? कैमरे बेहतर होने का खेल नहीं है ये खेल डेटा का है। डेटा कैसे? देखिए, एआई को जितना ज्यादा डेटा मिलता है वो उतना ही स्मार्ट होता है। सिक्योरेंस के पास पिछले 10 सालों का अमूल्य एआई ट्रेनिंग डेटा है। ओह, आई गेट इट नाउ। कल्पना कीजिए, एक कैमरा कैसे तय करेगा कि एटीएम में घुसा हुआ व्यक्ति सिर्फ अपना वॉलेट निकाल रहा है या फिर कोई हथियार निकाल रहा है। राइट। मशीन को ये फर्क समझना होगा। एग्जैक्टली। 10 सालों के वीडियो फीड और अलर्ट्स ने इस एआई मॉडल को इतना प्रशिक्षित कर दिया है कि वो असली खतरे और झूठे अलार्म के बीच तुरंत फर्क कर सकता है। मतलब कोई नई कंपनी सिर्फ कैमरे लगाकर ये सिस्टम नहीं बना सकती। बिल्कुल। कोई भी नई कंपनी आज बाजार में आकर हार्डवेयर लगा सकती है, लेकिन वो 10 साल का ट्रेनिंग डेटा कहाँ से लाएगी? यही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा का पूरा इकोसिस्टम सीएमएस को बाजार में लगभग अजेय बना रहा है, माल कर रही है। हाँ, इंटरनल एफिशिएंसी के लिए। एआई रूट ऑप्टिमाइजेशन की मदद से उन्होंने अपने 10% रूट्स कम कर दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी लागत बचाता है। राइट। मतलब सॉफ्टवेयर पहले ही बता देता है कि किस एटीएम में कब पैसे खत्म होने वाले हैं और गाड़ी को किस रास्ते से जाना चाहिए ताकि समय और ईंधन बचे। बिल्कुल। इसके अलावा उनका ALGO सॉफ्टवेयर SBI के 68,000 एटीएम पर लाइव है,
जो मशीनों को डाउन होने से बचाता है। ये पूरी तकनीकी कहानी बहुत ही शानदार है, लेकिन क्या? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी है। इस तरह के आक्रामक विस्तार कंपनियों को खरीदने और नई तकनीक लगाने की एक भारी कीमत भी होती है। वो तो है। और जब हम स्क्रीनर के डेटा और बैलेंस शीट की तरफ मुड़ते हैं तो कुछ बहुत ही परेशान करने वाले आंकड़े सामने आते हैं। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। वित्तीय स्वास्थ्य यानी फाइनेंशियल हेल्थ का मूल्यांकन किए बिना ये विश्लेषण अधूरा ही रहेगा। हाँ, और वो असर काफी गहरा दिख रहा है। डेटा के मुताबिक कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज 75.9 दिन से उछलकर सीधे 117 दिन हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। और डेटर डेज जो 116 दिन हुआ करते थे वो अब 131 दिन हो गए हैं। मैं इसे बिना किसी जार्गन के समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी अपने गार्ड्स को आज सैलरी दे रही है, गाड़ियों में आज पेट्रोल भरा रही है, लेकिन बैंक उन्हें 131 दिन बाद पैसा दे रहे हैं। आपने इसे बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया। कंपनी एक तरह से अपने ग्राहकों यानी बैंकों की देरी का बोझ खुद उठा रही है। वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ने का मतलब ही यही है कि कंपनी का पैसा बाजार में फंस रहा है, और इसी का असर हमें उनके फ्री कैश फ्लो पर दिख रहा है, राइट? हाँ, जो वित्त वर्ष 2026 में गिरकर नेगेटिव 16 करोड़ रुपए हो गया है। नेगेटिव 16 करोड़। साथ ही FY26 में इबिडा मार्जिन 5% गिरा है, क्योंकि मजदूरी बढ़ रही है, ईंधन महंगा हो रहा है, और उन्होंने 350 करोड़ रुपए का भारी कैपेक्स भी किया है। बिल्कुल। अगर हम इसे छोटे या रिटेल निवेशकों के नजरिए से देखें तो ये एक बड़ा लिक्विडिटी रिस्क लगता है। अगर कंपनी के पास नकदी नहीं बचेगा तो वो भविष्य में ये AI विस्तार कैसे करेगी या डिविडेंड कैसे देगी? ये एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक पहलू है। जब फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि व्यापार अपने रोजमर्रा के खर्चे और निवेश के लिए पर्याप्त पैसा खुद जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो मैनेजमेंट ने इस पर क्या कहा? अर्निंग कॉल पर मैनेजमेंट ने बताया कि कुछ मध्यम आकार के मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर ग्राहकों को लिक्विडिटी की समस्या आ रही थी। अच्छा, मतलब क्लाइंट्स की तरफ से दिक्कत थी। हाँ, जिसकी वजह से भुगतान में देरी हुई। इसे सुलझाने के लिए वे अब एस्क्रो अकाउंट्स जैसी सुरक्षित भुगतान व्यवस्था लागू कर रहे हैं ताकि बैंक का पैसा सीधे उनके पास आए। लेकिन जब तक ये एस्क्रो व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तब तक क्या इस बढ़ते डेटर डेज के कारण निवेशकों को घबराना चाहिए? देखिए, घबराने से ज्यादा ऐसे बहुत बारीकी से ट्रैक करने की जरूरत है। हालांकि एक बहुत बड़ा राहत का फैक्टर भी है यहाँ। वो क्या? CMS के पास 650 करोड़ रुपए का मजबूत कैश रिजर्व मौजूद है, और सबसे अहम बात, कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त यानी डेट फ्री है। ओके, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगर उन पर भारी कर्ज होता और कैश फ्लो भी नेगेटिव होता तब ये एक रेड अलर्ट होता। लेकिन फिलहाल उनका कैश रिजर्व इस वर्किंग कैपिटल के झटके को सहने के लिए एक अच्छे कुशन का काम कर रहा है। कर्ज मुक्त होना बेशक एक बड़ी ताकत है, लेकिन वित्तीय मोर्चे की इस खींचतान के बीच कंपनी की ओनरशिप में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रही हैं? हाँ, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अब पूरी तरह से शून्य हो गई है, 0%। लेकिन उससे भी बड़ी बात, विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की हिस्सेदारी 40.21% से घटकर मात्र 24.22% रह गई है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। बिल्कुल। बड़े खिलाड़ी जिनके पास दुनिया भर की रिसर्च होती है वो इस स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं। और इसके ठीक विपरीत रिटेल यानी पब्लिक निवेशकों का क्या रुझान है? यही तो सबसे अजीब बात है। पब्लिक हिस्सेदारी मार्च 2022 में सिर्फ 15.99% थी, जो जून 2026 में बढ़कर 41.16% हो गई है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार खरीद रहे हैं? हाँ, जैसे जैसे बड़े संस्थान माल बेच रहे हैं, छोटे रिटेल निवेशक उसे खरीद रहे हैं। और इस पूरी भूल भुलैया को और भी जटिल बनाता है कंपनी का अपना फैसला, बायबैक का फैसला, राइट? एग्जैक्टली। एक तरफ FIIs बाहर जा रहे हैं, दूसरी तरफ कंपनी के मैनेजमेंट ने हाल ही में 168 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक पूरा किया है। साथ ही वे 2.37% की यील्ड के साथ लगातार डिविडेंड भी दे रहे हैं। मुझे ये एक बहुत बड़े पोकर गेम जैसा लग रहा है। एक पक्ष सोच रहा है कि जहाज डूब रहा है इसलिए बाहर निकलो, दूसरा पक्ष यानी मैनेजमेंट सोच रहा है कि सोरे की खान है इसलिए अपने शेयर खुद खरीद लो। आखिर रिटेल निवेशक इस स्थिति का क्या मतलब निकालें? शेयर बाजार में इस तरह का विरोधाभास अक्सर निवेशकों को डरा देता है। जब संस्थागत निवेशक अपनी हिस्सेदारी इतनी तेजी से कम करते हैं तो रिटेल निवेशकों का विश्वास डगमगाना स्वाभाविक है। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई अंदरूनी समस्या है। बिल्कुल।
उन्हें लगता है कि कोई ऐसी कड़वी सच्चाई है जो बड़े खिलाड़ियों को पता चल गई है, लेकिन पब्लिक को नहीं। इससे स्टॉक में भारी अस्थिरता आती है। ये रिटेल निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो क्या रिटेल निवेशकों का डरना सही है या फिर बायबैक की कहानी कुछ और कह रही है? देखिए, बायबैक पूरी कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा पारदर्शी पहलू है। आप सोचिए, संस्थागत निवेशक अपने पोर्टफोलियो को कई कारणों से एडजस्ट करते हैं। जैसे कि शायद उन्हें किसी दूसरे सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ दिख रही हो या ग्लोबल मार्केट के कुछ मैक्रो दबाव हो, लेकिन जो मैनेजमेंट कंपनी को रोज चला रहा है, जिसे पता है कि सिक्योरेंस का डेटा क्या कर सकता है। हाँ, जिसे 2000 करोड़ के नए ऑर्डर बुक की हकीकत पता है। एग्जैक्टली। अगर वो मैनेजमेंट 168 करोड़ रुपए लगाकर अपनी ही कंपनी के शेयर वापस खरीद रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा संकेत है। मेक सेंस। बायबैक का सीधा मतलब है कि मैनेजमेंट को लगता है कि शेयर की वर्तमान कीमत कंपनी के भविष्य और उसके एआई ट्रांजिशन के असली मूल्य से बहुत कम है। यानी रिटेल निवेशकों को सिर्फ संस्थागत निकासी को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि क्या वर्किंग कैपिटल के दबाव के बावजूद कंपनी अपने वादे पूरे कर पा रही है या नहीं। बिल्कुल सही। अगर वे अपने मार्जिन को संभाल लेते हैं तो ये बायबैक एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। निवेशकों के लिए असली लिटमस टेस्ट यही होगा कि क्या कंपनी अगली कुछ तिमाहियों में अपने डेटर डेज को वापस 116 दिन या उससे कम पर ला पाती है, और क्या वे 25% ईबीडीए मार्जिन को कायम रख पाते हैं। तो इन सभी जोखिमों, चुनौतियों और नई रणनीतियों को तौलने के बाद अब नजर डालते हैं कंपनी के भविष्य पर, यानी FY30 के रोड मैप पर। आगे का रास्ता कैसा दिखता है? मैनेजमेंट ने जो लक्ष्य तय किए हैं वे काफी स्पष्ट हैं। छोटी अवधि में यानी FY27 के लिए उन्होंने 2800 से 2900 करोड़ रुपए के रेवेन्यू और 25% से ज्यादा ईबीडीए मार्जिन का लक्ष्य रखा है। और लॉन्ग टर्म में अगर लंबी अवधि यानी FY30 की बात करें तो उनका विजन सर्विसेज रेवेन्यू को 3750 से 3950 करोड़ रुपए तक ले जाने का है। वाओ, ये तो बहुत अग्रेसिव टारगेट है। हाँ, और FSS जैसी कंपनियों का अधिग्रहण, मध्यम आकार के बैंकों में क्रॉस सेलिंग और हॉकाई व सिक्लोरेंस के डेटा से लैस एआई प्लेटफॉर्म, ये सभी इन लक्ष्यों को हासिल करने के मुख्य रणनीतिक मील के पत्थर होंगे। ये एक बेहद महत्वाकांक्षी सफर है। H1 FY26 के खराब मौसम और नुकसान से निकलकर 700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराने के अनुशासन तक, और अब एक कर्ज मुक्त बैलेंस शीट के साथ एआई के रास्ते पर दौड़ना, ये किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल आ रहा है। अच्छा, क्या सवाल है? हम बार बार कह रहे हैं कि Tier 3 और Tier 4 शहरों में नकद का चलन आज भी है, लेकिन मान लीजिए आज से 10 या 15 साल बाद डिजिटल पेमेंट्स उन इलाकों में भी पूरी तरह हावी हो जाते हैं। लोग कैश का इस्तेमाल लगभग बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? तब तो एक शुद्ध कैश मैनेजमेंट कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल, और शायद CMS का मैनेजमेंट भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है। आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या ऐसा नहीं लगता कि CMS का असली भविष्य कैश मैनेजमेंट में है ही नहीं, बल्कि डेटा, AI और सर्विलेंस में छिपा है? और पूरे देश में अपना नेटवर्क बिछा रहे हैं। क्या हम एक ऐसी कंपनी को देख रहे हैं जो नकद की सुरक्षा करने के बहाने दरअसल चुपचाप भारत के सबसे बड़ा इंटेलिजेंस, सुरक्षा और डेटा नेटवर्क बना रही है? ये एक बहुत ही शानदार और दूरदर्शी नजरिया है। शायद कैश लॉजिस्टिक्स तो सिर्फ वो जरिया था जिससे उन्हें देश के कोने कोने में अपनी पहुंच बनाने का मौका मिला। एग्जैक्टली। असली खेल उस हार्डवेयर को AI सॉफ्टवेयर से जोड़ने का है। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण समाप्त करते हैं। क्या ये सिर्फ एक गाड़ी है जिसने खराब मौसम से खुद को बचाया है, या ये असल में एक सेल्फ ड्राइविंग डेटा मशीन में बदल चुकी है? और क्या संस्थागत निवेशकों ने बहुत जल्दी हार मान ली, या रिटेल निवेशक एक ऐसे भविष्य पर दाव लगा रहे हैं जो अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है? इन आंकड़ों, इस वर्किंग कैपिटल के खेल और AI के इस विस्तार पर गहराई से सोचें और खुद विश्लेषण करें। सुनने के लिए धन्यवाद।